सुप्रभात। वर्ण विचार के दूसरे वीडियो में मैं सुनीता झा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर वर्ण को बहुत विस्तार से जाना था और अब इस वीडियो में हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, उससे पहले आप लोग इस लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आप लोगों तक आराम से पहुंच जाए। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्यंजन वर्ण को अभी मैंने थोड़ा सा इससे पहले वाले वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में बताया था कि व्यंजन वर्ण को हमेशा स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत होती है। मैंने बताया था इसके उच्चारण में हवा जो होता है वो मुंह से टकराकर बाहर को निकलती है। ठीक है, तो जैसे देखिए अब ये क मैंने आपको समझाया था, उच्चारण करके भी बताया था कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अंत में सिर्फ क बचता है, अ की मात्रा बच जाती है, यानी इसमें अ लगा हुआ है कि बगैर स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। अब जानते हैं इसके मुख्य भेदों के बारे में। व्यंजन को बांटा गया है 4 भागों में। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब तो आप लोग जानते हैं, स्पर्श मतलब टच, छूना। ठीक है, तो वर्णों को हम हाथ से तो छू नहीं सकते, यानी कि वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा हमारे मुंह के किस भाग को छूती है, या प्राणवायु यानी कि जो हवा निकलते हुए बोलने से उसको प्राणवायु कहते हैं। तो वो हवा जो बाहर निकलती है तो वो मुंह के किस अंग को टच करती है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है अलग अलग भागों में। एक नाम दिया गया है हर भाग को बांटने में, ये कहलाता है क वर्ग। इस हर वर्ग का पहला वर्ण जो है उसके आधार पर नाम रखा गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसका च है पहले वाला, इसका ट है पहले वाला, इसके आधार पर। ठीक है, ये कंठ इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। इसके उच्चारण के समय हवा जो होती है, प्राणवायु जो होती है, कंठ से निकलती है, मुंह के किसी अंग को नहीं छूती। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। तालु का मतलब होता है दांत के पीछे एकदम सामने की ओर जो स्थान है वो कहलाता है तालु। तो इस च वर्ग बोलते समय जीवा उस जगह को छूती है। आप खुद उच्चारण करके देखेंगे, च छ ज, जीवा ऊपर की तरफ टच करती है। उसके बाद है ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, ट उसका शुरुआत है इसलिए ट वर्ग नाम दिया गया। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा यानी तालु के पीछे जो एक थोड़ा सा गड्ढा वाला जगह है उस जगह को मूर्धा कहते हैं। वही उस जगह को टच करती है हमारी जीवा जब हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं। ट ठ ड ढ न, उस समय जीवा हमारी ट्विस्ट होकर थोड़ा सा मुड़कर उस जगह को छूती है। ठीक है, ये हो गया ट ठ ड ढ और न। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग दांत उसका उच्चारण स्थान माना गया है, यानी त वर्ग के उच्चारण के समय जीवा दांत को छूती है। त थ द ध न। उसके बाद है प वर्ग। प वर्ग यानी कि ओष्ठ, होंठ। जब प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ जो हैं आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। ठीक है, अब ये कुल 25 वर्ण हैं और इनका आखिरी यानी कि ये अंग, इया, न और म जो है ये कहलाते हैं पंचमाक्षर। यही 5 वर्ण अधूरे होने पर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अयोगवाह के समय। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, यानी जो भी मैंने प्राणवायु बताया, प्राणवायु जब पूरा जोर डालकर मुख से बाहर को आती है, यानी हमें इसको बोलने में थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये 4 हैं। उसी तरह ऊष्म व्यंजन भी 4 है। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी जिन वर्णों को बोलने में मुंह से गर्मी मतलब हवा जो है गर्म होकर घर्षण करके बाहर निकलती है वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ये 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंड स के साथ ह भी। इन चारों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। आप उच्चारण करके देखिएगा, बोलते समय हवा बाहर को निकलती है।
साथ ही आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं, हम लोग हमेशा इसके उच्चारण में गलती करते हैं। कारण क्या है कि हमें इसके उच्चारण स्थान का पता नहीं होता। तो तालव्य श का उच्चारण होता है, तालव्य बना है तालु से, यानी कि जैसे यहाँ पर था दांत के जस्ट पीछे वाला भाग, उसी से उच्चारित होता है श। उस जगह से हल्का टच करती है जीवा और हवा बाहर को निकलता है। उसके बाद ये है मूर्धन्य स, यानी कि मूर्धा से टच करके मूर्धन्य स बनता है। ठीक है, षटकोण। उसके बाद आता है दंत स, ये स बोलने के लिए जीवा दांत को छूती है। अब इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो उच्चारण में कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है साथ में जुड़ा हुआ, सम जोड़ युक्त। युक्त का मतलब जुड़ना और सम का मतलब साथ में। ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ व्यंजन, यानी कि यहाँ पर व्यंजन एक तो पहले ही से मैंने बताया कि स्वर के साथ जुड़ा होता है, तो वो संयुक्त नहीं है। इसका मतलब कि कुछ और भी इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन वर्णों के साथ स्वर जुड़ता है। सिर्फ दो व्यंजन भी होंगे तो वर्ण पूरा नहीं होगा। अगर लगातार, जैसे ये दो लगातार आधे वर्ण हैं, तो भी ये आधे आधे ही चले जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसको जब हम इस तरह से कर देंगे, यानी कि एक वर्ण जुड़ेगा, वर्ण के बाद फिर स्वर जुड़ेगा, तभी ये पूरा हो पाएगा। यानी कि व्यंजन जब तक उसमें स्वर न जुड़े, चाहे कितने भी व्यंजन जुड़ जाए, वो अधूरे ही होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है, क और मूर्धन्य स जुड़कर बनता है क्ष। त में र और अ जुड़ता है तो बनता है त्र। मैंने अ अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि ये मैंने पूरा वर्ण लिखा है, हलंत नहीं डाला है। आधा लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला निशान डालते हैं, हलंत। इधर से कोई कहीं से भी नहीं डाल दोगे, ये ध्यान रखोगे, हलंत हमेशा इधर की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो हलंत अगर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा है, इसमें स्वर व्यंजन जुड़ा हुआ है। त में र जुड़ा त्र, आधा ज में य जुड़ता है तो बनता है ज्ञ, ये वाला। उसके बाद श में आधा श में र जुड़ के बनता है श्र। ठीक है ना, आप कंप्यूटर में अगर सर्च करेंगे तो श में व भी ऐसे ही जुड़ा हुआ दिखेगा आपको। ये कितने हैं बच्चों, 4 अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। अब उसके बाद आते हैं उच्छिप्त व्यंजन पे। उच्छिप्त व्यंजन जो है वो क्या, उच्छिप्त का मतलब होता है किसी चीज को बाहर की तरफ धकेलना, फेंकना। ठीक है, वो 2 हैं, ये भी उच्चारित होते हैं मूर्धा से ही, मूर्धा की ही सहायता से। लेकिन इसको बोलते समय जिह्वा एक झटके से बाहर की तरफ निकलती है। इसके उच्चारण के समय इसमें और इसमें अंतर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। साथ ही इसमें भी अंतर है, इसकी बिंदी यहाँ पे बगल में और इसकी बिंदी नीचे है, इसमें बिंदी नहीं है। आप देख रहे हैं, ड़ के उच्चारण के समय जीवा मूर्धा को छूकर झटके से बाहर की ओर निकलती है, जैसे टंगड़ी, लड़की आदि। और ढ के उच्चारण के समय होता है कि ह के जैसा उच्चारित होता है, जैसे बाढ़, दाढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी नहीं होता, सीढ़ी होता है। उच्चारण के इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। साथ ही इन वर्णों से नए शब्द बनते हैं, जैसे डपली, ढोलक आदि, लेकिन इनसे कोई भी शब्द नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। ये हो गए उच्छिप्त व्यंजन। ये कितने हैं, 2। ठीक है, ये 2 मैंने आपके सिर्फ जानकारी के लिए विशेष के तौर पर, नोट के तौर पर बनाया है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, एक बॉक्स में डाल दिया है। संयुक्ताक्षर, यहाँ पर भी संयुक्त है और यहाँ भी संयुक्त है, यानी कि ये भी जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि च और छ आपस में जुड़े हुए हैं, च और छ जुड़े हुए क और त। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों इसको संयुक्त व्यंजन बोलकर वर्णों में शामिल कर दिया गया है और ये वर्णों में शामिल नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जब जुड़ते भी हैं तो ये अपना रूप नहीं छोड़ते, ये अपने रूप में बने रहते हैं। इसका च और छ का उच्चारण होता ही है, मच्छर, पत्ता, उच्चारण होते ही रहता है उस तरह से। लेकिन ये क्या है, इन दोनों ने मिलकर अपना एक नया रूप तैयार कर लिया। तो ये हो गया, वर्ण में जुड़ गया,
लेकिन ये वर्ण में नहीं जुड़ा। ये तो हो गए संयुक्ताक्षर बच्चों। उसके बाद है द्वित व्यंजन। द्वित का मतलब होता है दोहराव होना, एक ही वर्ण का 2 बार लगातार प्रयोग होना कहलाता है द्वित व्यंजन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि कुल वर्ण कितने हुए। 52 वर्ण माने जाते हैं हिंदी में। स्वर हमने 11 पढ़े थे, आपको याद है? तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। व्यंजन 25, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ठीक है, फिर यहाँ 2, कुल मिलाकर हो गए 39। और अयोगवा का अंग और अह जो है वो 2 इसमें जुड़ता है, तो कुल टोटल हो जाते हैं 52। वर्ण कितने होंगे? 52। इसको याद रखेंगे। ने वर्ण के तीनों भेदों को पढ़ा, जाना और समझा। मैंने बोर्ड पे मार्जिन खींचा है और फिर मैंने उसमें अच्छे से लिखा है अलग अलग करके, बिल्कुल उसी तरह आप लोग भी लिखेंगे। और हो सके तो जो इस चैनल को बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी, आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।